आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, मोदी कैबिनेट का आज विस्तार होगा। मोदी कैबिनेट से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि शाम 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। संभावित चेहरों से पीएम मोदी की बातचीत जारी है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल बैठक में मौजूद है। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, पशुपति पारस और नारायण राणे भी बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। बैठक की पहली तस्वीर भी सामने आई थी। उन तस्वीरों में आपको बता दें कि पहली ही पंक्ति में आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए थे। पहली पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया उस तस्वीर में नजर आए। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें भी कहीं ना कहीं बयां करती हैं कि संभावित चेहरों में सबसे आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चल रहा है। और आपको बता दें कि सर्बानंद सोनोवाल भी बैठक में मौजूद रहे। तो बड़ी उठापटक आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है। तमाम मंत्रियों ने यहां पर इस्तीफा भी दिया है। और वहीं आपको बता दें कि 43 मंत्रियों के आज शपथ लेने की खबर जो है सामने आ रही है। आज शाम 43 मंत्री जो हैं वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रही है जो इस वक्त सामने आ रही है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी जो सामने आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, तमाम मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। अब तक 12 मंत्रियों ने इस्तीफा भी आपको बता दें कि कैबिनेट से दे दिया है। शाम 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। और अब से केवल करीब 2 घंटे के बाद ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी यहां पर इस्तीफा दिया है। देबोश्री चौधरी और संजय धोत्रे ने भी इस्तीफा दिया है। बाबुल सुप्रियो, राव साहेब दानवे पाटिल ने भी इस्तीफा दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है। तमाम ऐसे नाम हैं, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक ने भी यहां पर इस्तीफा दिया है। उन्होंने हवाला दिया है कि उनका स्वास्थ्य जो है बेहतर नहीं है। जब से वो कोविड पॉजिटिव हुए थे तो उसके बाद से लगातार उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब वहीं दूसरी ओर डॉक्टर हर्षवर्धन का जो इस्तीफा वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, तमाम ऐसे नाम सामने आए। आपको बता दें कि जिस तरीके से रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा सामने आया वो इस्तीफा चौंकाने वाला। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा सामने आया वो भी चौंकाने वाला इस्तीफा। तो ऐसे में आपको बता दें कि कई इस्तीफे ऐसे सामने आए जिन्होंने लोगों को चौंकाया है, जो आपको बता दें कि जिसने सबको चौंका दिया। सबसे बड़ा नाम इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन का, जिन्होंने इस्तीफा दिया। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी अपना इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है अपना। और आपको बता दें कि कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट का आज विस्तार होगा। इस विस्तार से पहले कई मंत्रियों की छुट्टी भी हुई है। आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन, बाबुल सुप्रियो, रमेश पोखरियाल निशंक और राव साहेब दानवे, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिनको लेकर कवायद तेज है, जिनको लेकर लगातार अटकलें तेज हैं। और लगातार सभी लोग हैरान हैं इन नामों को सुनकर, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम सामने आया और आपको बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक का नाम सामने आया, बाबुल सुप्रियो का नाम सामने आया, इसके बाद से हर कोई हैरान है। और सबसे चौंकाने वाले नाम यही हैं कैबिनेट से आउट होने वाले। तो वहीं आपको बता दें कि राव साहेब दानवे पाटिल और सदानंद गौड़ा, देबोश्री चौधरी, संतोष गांगवार, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया और प्रताप सारंगी ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि अपने आप में कई बड़े नाम। और वहीं अब जो है काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है नामों को लेकर। जल्द ही नामों की औपचारिक तौर पर घोषणा भी हो सकती है। और शाम 6 बजे इन लिस्ट से पर्दा हटेगा। आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में 43 मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उन्हें भी मंत्री पद दिया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि तमाम समीकरण यहां पर मोदी सरकार फिट करेगी। आने वाले समय में चुनाव है तमाम राज्यों में, अगर बात करें पंजाब को लेकर, हिमाचल को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर, तो इन राज्यों में चुनाव भी हैं। तो उन चुनावों के मद्देनजर, उन चुनावों को देखते हुए यहां पर फैसले लिए जाएंगे। पहली तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें जिस पहली तस्वीर की हम बात कर रहे थे इससे पहले, वो पहली तस्वीर थी अभी आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वो पहली तस्वीर है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर तमाम नेताओं से मिलने के लिए आए। और ये पहली तस्वीर, और पहली पंक्ति में हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बैठे हुए हैं। और तमाम नेता जो हैं उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि सांसद रवि किशन को भी दिल्ली तलब किया गया था। वो गोरखपुर से एक दिन पहले ही मुंबई पहुंचे थे और उन्हें दिल्ली तलब किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि संभावित नामों में अभिनेता और नेता मनोज तिवारी के नाम भी शामिल है कि उन्हें भी कोई मंत्री पद दिया जा सकता है। आपको बता दें कि यहां पर चुनावों को साधने की
तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आगामी समय में यहां पर चुनाव होंगे, तो कई बड़े चेहरों को कई बड़े मंत्रालय जो हैं वो दिए जा सकते हैं। और यहां पर सीधे तौर पर मोदी सरकार का ये टारगेट रहेगा कि जिस तरीके से आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव हैं उन पर नजर सीधे तौर पर बनी रहेगी। तो यहां आपको बता दें कि तो इसी बीच हमारे रेसिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभु जी, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरीके से एक लंबी लिस्ट देखने को मिल रही है, तमाम मंत्रियों ने यहां पर इस्तीफा दिया है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम इसके अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन का। बिल्कुल अभिषेक, यदि देखा जाए तो कोविड काल में जो काम किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने, पूरे देश में जो कोरोना का प्रकोप था उस दौर में बढ़िया काम करके दिखाया था, उसके बावजूद उनका इस्तीफा लिया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो समीकरण साधने की जो कवायद है, कुछ पद रिक्त करने, क्योंकि हर्षवर्धन कैडर से आए हुए नेता हैं भाजपा से, पहले भी उनके साथ एक बार ड्रॉप डाउन हो चुके हैं, वो पहले भी एक बार उनको कैबिनेट से पहले दूर रखा गया था, तो एक बड़ा नाम ये है। इसी तरीके से यदि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को देखते हैं तो भले ही उनने ये कारण बताया हो कि स्वास्थ्यगत कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं, पर नहीं रहना चाहते मंत्री पद पर, लेकिन जो 12वीं के रिजल्ट को लेकर, जो सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर जो पूरा मसला चला और जिस तरीके से शिक्षा की चुनौती सामने है, तो कहीं ना कहीं एक कारण वो भी हो सकता है। तो जब मोदी करीब 40 से ज्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में लेने जा रहे हैं, तो 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के इस्तीफे लिए, तो स्वाभाविक तौर पर परफॉर्मेंस ऑडिट किया गया है मंत्रियों का, कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो आगे उनके जो सरकार की जो रूपरेखा है, जो टाइमलाइन, उसमें जो सफल हो साबित हो रहे हैं, उनको रखा जा रहा है। और जहां भी कहीं पर भी कोई कमजोर कड़ी दिख रही है तो उसको मंत्रिमंडल से हटाया जाए। लेकिन अभिषेक, मैं एक बड़ी बात बता दूं यहाँ मध्य प्रदेश के लिहाज से, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के नए संभावित मंत्रियों के साथ बैठे वाली फोटो जो आ रही है, उनसे संबोधित जो कर रहे हैं, तो आप गौर कीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ठीक बाजू में मध्य प्रदेश का एक और नेता बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, वो है वीरेंद्र कुमार खटीक। टीकमगढ़ से सांसद हैं, अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इंडिया न्यूज एमपी में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमने सुबह भी इस बात को बताया था कि उनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, तो वो चेहरा सामने दिखाई दे रहा है। इसके पहले भी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे पिछली सरकार में मोदी की, और अब फिर शायद उनको मौका मिल रहा है। शायद यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ठीक बगल में उनको भी वहां पर स्थान दिया गया है, सामने की लाइन में वो बैठे हुए हैं, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शाम को शपथ होने वाली है 2 घंटे बाद, उसमें मध्य प्रदेश से सिंधिया के साथ ही एक और चेहरा शामिल होने वाला है, वो होंगे वीरेंद्र कुमार खटीक जी। प्रभु जी, एक सवाल जो इस वक्त सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा चर्चित है, मैं आपसे उसका जिक्र करना चाहूंगा कि एमपी से सिंधिया का नाम तय है, दूसरे नाम पर कयास उजारी हैं, और तीसरे का सरप्राइज जो है वो मोदी जी की ओर से दिया जा सकता है। देखिए अभिषेक, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और क्या मोदी को किनको मंत्री बनाना है, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी से मंत्रिमंडल बनना है, और जिस तरीके से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जो नेता बैठे हुए हैं सामने मोदी जी के बगल में, तो उनको तय करना है कि किसको मंत्रिमंडल में लेना है, किसको नहीं लेना। और जो अभी तक पत्ते खुलकर आए हैं, यदि हम तस्वीरों के सहारे देखते हैं, तो अभिषेक मैं यही कह रहा हूँ कि दूसरा नाम जो है वीरेंद्र कुमार खटीक का है, जो टीकमगढ़ से सांसद हैं, और टीकमगढ़ वो इलाका है जो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ये साफ माना जाए जो कयास लगाए जा रहे थे, तो ऐसे में दूसरा जो नाम है वो भी कहीं ना कहीं फाइनल होता हुआ दिख रहा है प्रभु जी। अभिषेक, दूसरा नाम लगभग फाइनल है। यदि 40 लोगों को लिया जा रहा है, 24-25 की सूची बाहर आई है, और मोदी जी के सामने जो चेहरे बैठे हैं संभावित मंत्री, उसमें यदि मध्य प्रदेश के 2 नेता पहली पंक्ति पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो दोनों ही मानकर चलिए कि दोनों ही कैबिनेट में आने वाले हैं। तीसरे नाम का एक कयास जरूर लगाया जा रहा है, राकेश सिंह के नाम को लेकर समीकरण लग रहे हैं, लेकिन एक नया नाम गणेश सिंह का हो सकता है। यदि यही फैक्टर उत्तर प्रदेश का चुनाव को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल बनाया जाता है, तो गणेश सिंह सतना से सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, तो एक बड़ा वोट बैंक को प्रभावित वो कर सकते हैं।
तो यदि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन और जातिगत समीकरण को साधते हुए चुनाव किया जाता है नए मंत्रियों का, तो उसमें फिर राकेश सिंह की जगह गणेश सिंह को तवज्जो दी जा सकती है। वीरेंद्र कुमार खट्टिक और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम तय मान के चल सकते हैं कि सिंधिया का नाम तो एकदम तय है कि वो बनी रहे मंत्री, लेकिन वीरेंद्र खट्टिक भी मोदी जी की बैठक में दिखाई दे रहे हैं, तो ये दो नाम तय माने जा सकते हैं। जी लेकिन प्रभु जी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने अगर चुनावों का जिक्र किया, अगर उसको लेकर बात की जाए तो आने वाले समय में पंजाब में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कुछ समय बाद उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में कई राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी रही होगी जिस तरीके से चुनाव है, हर क्षेत्र को साधना, हर प्रदेश को साधना और वहां से मंत्री पद देना। देखिए अभिषेक, बड़ी बात यह है कि 2 साल बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, या पुनर्गठन कहें इसको तो पुनर्गठन हो रहा है। 2 साल तक मोदी जी ने मंत्रियों को, नए मंत्री जो बनाए थे उनको पूरा अवसर दिया परफॉर्मेंस दिखाने का, जो वो जिस दिशा में देश को विकास की ले जाना चाहते हैं उस दिशा में कितने उनके जो सहयोगी हैं कितना सफल हुए, ये एक फैक्टर इसमें महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से मंत्रियों को बाहर निकाला जा रहा है बहुत सारे लोगों को। दूसरी बात यह कि उनके पास 28 पद खाली थे जिनको भर सकते थे वो चाहते तो, यदि चुनावी समीकरण को साधते हुए, जहां जो चुनाव वाले राज्य वहां से, लेकिन वहां पे भी परफॉर्मेंस योग्यता को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। यो उम्र की एक पैमाना तय किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग को लिया जाए, जातिगत फैक्टर देखे जा रहे हैं, ओबीसी वर्ग से ज्यादा लोगों को मंत्री लिया जा रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, और एक प्रभावी प्रतिनिधित्व यह कहें प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व जो है इस प्रभावी के अलावा वो सवर्ण वर्ग के लोगों को भी दिया जा रहा है। तो एक तरीके से पूरा सभी वर्गों को साध कर चुनाव वाले राज्यों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे कि वहां पर वो इनका ज्यादा उपयोग कर सके। और स्वाभाविक तौर पर जब वहां से केंद्रीय मंत्री होगा तो वो उसका एक अपना अलग प्रभाव होता है, बहुत सारे विकास कार्य कराता है, उसका एक ओहरा होता है, लोग उससे जुड़ते हैं, तो ये एक उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी चुनाव वाले राज्यों में उठा सकती है। जी बिल्कुल। क्या यहाँ पर यह भी मान लिया जाए कि जिस तरीके से यहाँ पर मोदी 2.0 मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक समीकरण भी सेट कर रही है? बिल्कुल अभिषेक, कोई भी काम राजनीतिक दल या राजनेता कोई भी काम करते हैं तो राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए ही करते हैं। और प्रधानमंत्री पूरे देश के लिहाज को ध्यान में रखते हुए यदि मंत्रिमंडल बना रहे हैं और जहां पे 5 राज्यों के चुनाव अभी सामने खड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर सारे समीकरण इसमें देखे जा रहे हैं। जातिगत फैक्टर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसमें क्षेत्रीय समीकरणों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, और इसमें वो सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी हालांकि पूर्ण बहुमत में है संसद में अपने दम पर, लेकिन वो सहयोगी दलों को उसने अभी तक नहीं छोड़ा है। 7 साल हो गए हैं वो सहयोगी दलों को साथ लेकर चल रही है। जदयू जैसी पार्टी भी है जो कभी अलग हो गई थी और फिर साथ में जुड़ रही है, तो स्वाभाविक तौर पर उनको भी साथ कर वो चल रहे हैं। तो एक दूरगामी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं कि सहयोगियों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, तमाम फैक्टर्स को वो साधते हुए चल रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी चुनाव में कहीं कोई दिक्कत ना खड़ी हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार आगामी चुनाव जिस तरीके से तमाम राज्यों में हैं, वहां के जो नेता हैं, तो ऐसे में वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है, और जो ये बड़ा फेरबदल वो भी ठीक चुनाव से पहले। स्वाभाविक तौर पर अभी देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल है ये, और मोदी कोई भी सरकार जब चलाता है, प्रधानमंत्री ने जब मंत्रिमंडल बनाया था तो 1-2 साल समय लेते हैं परफॉर्मेंस परखने के लिए, और 1 साल का पूरा समय तो कोरोना की भेंट चढ़ गया। किसी भी राज्य में हम देखें या केंद्र में देखें तो कोरोना के दौरान सारे कामकाज ठप थे, लॉकडाउन की स्थिति थी, तो उस दौर में परफॉर्मेंस देखना शायद संभव नहीं हुआ। तो इसलिए मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में हम ये कह सकते हैं कि विलंब हो गया 6 महीने या 1 साल का। लेकिन अब जब अनलॉक देश हो गया है, जब हम कोरोना को समझ चुके हैं, जनता समझ चुकी है, सरकारें समझ चुकी है उसका क्या इलाज है, क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके के प्रोटोकॉल का पालन करना है, तो कोरोना को साथ लेकर देश को विकास की गति पर चलाना है, पटरी पर चलाना है। तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री ने अपने नई टीम का एक चयन कर रहे हैं, वो पुनर्गठन कर रहे हैं पुरानी टीम का, और जो योग्यता के पैमाने पे खड़े हैं वो सब कैबिनेट में है, रहेंगे, वो दिखाई दे रहे हैं सामने, उनमें से किसी को हटाने की बात नहीं हो रही। चाहे नरेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो,
तो इस तरीके से जो मंत्री हैं उनको तो सभी जगह जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रखा गया। पीयूष गोयल भी यदि हम देखें तो वो भी उसी टीम में है, लेकिन जो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कमजोर हैं या जिनको रिप्लेस करने से कुछ बेहतर हो सकता है, तो उनका रिप्लेसमेंट भी सामने पार्टी कर रही है। बिल्कुल 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 प्रभु जी, तमाम रिप्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं और तमाम प्रमोशंस भी उनकी भी कवायदे तेज चल रही हैं। प्रभु जी आप बने रहिए हमारे साथ, इसी बीच एक बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर देते हैं। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि बड़ी अहम जानकारी जो सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर, कैबिनेट विस्तार को लेकर आपको बता दें कि कुल 43 मंत्री जो हैं वो बनाए जाएंगे और मंत्रियों की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मंत्रियों की पूरी लिस्ट जो है सामने आ गई है। राणे सिंधिया और सर्बानंद बनाए जाएंगे मंत्री। आपको बता दें कैबिनेट विस्तार में कुल 43 मंत्री जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो बड़ी अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। पूरी लिस्ट जो है वो यहां पर सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो मंत्री बनाए जाएंगे। जिस तरीके से लगातार इंडिया न्यूज इस खबर को चला रहा था कि उनका मंत्री बनना तय है, तो यहां पर आपको बता दें कि पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है और सिंधिया जो हैं वो मंत्री बनाए जाएंगे। और आपको बता दें कि राणे और सर्बानंद भी बता दें आपको कि वो मंत्री बनेंगे। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे रही है जो इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको, लिस्ट आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से ये लिस्ट जो है सामने आ चुकी है। 43 नामों की लिस्ट सामने आ चुकी है। इंडिया न्यूज की खबर पर भी मोहर लगी है और लगातार जिस तरीके से हम खबर दिखा रहे थे कि 43 मंत्रियों को जगह दी जाएगी, 43 मंत्री जो हैं वो मंत्री बनाए जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में नए चेहरों को जगह देने के लिए पुराने चेहरों से इस्तीफा लिया गया था। तो इसी बीच हमारे रेसिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ लगातार बरकरार हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रभु जी सीधे आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार हम जिन विषयों पर चर्चा कर रहे थे, जिन लिस्ट को लेकर हम बात कर रहे थे और 43 नामों को लेकर बात कर रहे थे, अब वो लिस्ट प्रभु जी सामने आ चुकी है। 43 लोगों की लिस्ट सामने आ चुकी है। सिंधिया, राणे और सर्बानंद का नाम इसमें शामिल है। देखिए अभिषेक, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यही बता रहा था कि मध्य प्रदेश से 2 मंत्री हैं और जो 43 की लिस्ट सामने आई है उसमें भी तीसरे नंबर पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का नाम है, जो टीकमगढ़ से मध्य प्रदेश से सांसद हैं। जी। तो मध्य प्रदेश को एक मंत्री का इस्तीफा हुआ मध्य प्रदेश से, थावरचंद गहलोत का, लेकिन उनको मंत्रिमंडल से हटाकर राज्यपाल बनाया गया है कर्नाटक का। उनकी जगह मध्य प्रदेश को 2 केंद्रीय मंत्री मिल रहे हैं। तो ये एक तरीके से कहें कि मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को तोहफा दिया है। बाकी राज्यों के समीकरण उन्होंने साधे हैं, चुनावी वाले राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया, तो एक तरीके से पूरे नाम अब डिस्क्लोज हो चुके हैं हर राज्य से कौन कौन मंत्री बन रहा है। तो इसमें हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में तरजीह दी जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से लिस्ट सामने आ चुके हैं तो 2 नेताओं को यहां पर जगह दी गई है, 2 नेताओं को मंत्री पद यहां पर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।